दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी सार संग्रह भारत का भूगोल भाग 5। सबसे पहले हम उद्योग यानी इंडस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील यानी जंग रहित स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती हैं? तो धब्बा रहित इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज, क्रोमियम और निकिल धातुओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस के। यहाँ पर देखिए भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति क्या है। सबसे पहले देखेंगे जमशेदपुर। दोस्तों जमशेदपुर उड़ीसा की गुरुमहिसानी और मयूरभंज की नोआ मंडी खानों से यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति करता है। बर्नपुर में लौह अयस्क की प्राप्ति जो है छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा के क्योंझर से होती है। भद्रावती जो लौह इस्पात कारखाना है वो बाबा बूदन की पहाड़ी से लौह इस्पात प्राप्त करता है लौह अयस्क। दुर्गापुर में छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा से राउरकेला। दोस्तों राउरकेला उड़ीसा के क्योंझर बोनाई क्षेत्र से लौह अयस्क की प्राप्ति करता है। भिलाई का जो इस्पात उद्योग केंद्र है ये डल्ली राजरा क्षेत्र से कच्चा माल यानी आयरन ओर या लौह अयस्क की प्राप्ति करता है। बोकारो में उड़ीसा से यानी लौटते हुए खाली बैगनों द्वारा यहाँ पर बोकारो में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। विशाखापट्टनम बैलाडीला की खानों से और पारादीप जो कि उड़ीसा में है ये क्योंझर बोनाई क्षेत्र से लौह अयस्क की प्राप्ति करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी लौह और इस्पात उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। और दोस्तों भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा आरबी यानी रूस से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर बीडी और राउरकेला जर्मनी, तो जर्मनी राउरकेला। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग। चुनार यूपी स्पेशल से संबंधित है। चुनार मिर्जापुर जिले में है। ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग। और सीमेंट का मुख्य संघटक खनिज कौन सा है? सीमेंट का मुख्य संघटक खनिज चूना पत्थर है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यह है भोपाल। और भारत में रबर उद्योग कहाँ पर स्थित है? पणजी में। पणजी या पंजिम में भारत का रबर उद्योग स्थित है। टिस्को संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो टाटा स्टील प्लांट जो है ये जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियां और उनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए बाल्को। दोस्तों बाल्को सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया गया था। ये कोरबा और रत्नागिरी, कोरबा छत्तीसगढ़ में है और रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। नाल्को एल्यूमिनियम जो कंपनी है ये फ्रांस के सहयोग से, इसका प्रमुख केंद्र दामनजोड़ी उड़ीसा में है और अंगुल उड़ीसा में। हिंडाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंडाल्को कर्नाटक के सहयोग से जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अलवई केरल में इसके प्रमुख केंद्र हैं। माल्को की स्थापना इटली के सहयोग से हुई थी। चेन्नई और मैट्टूर इसके प्रमुख केंद्र हैं। और वेदांता जर्मनी के सहयोग से ये झारसुगुड़ा में इसका प्रमुख केंद्र है। तो ये प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियां थीं और उनके सहायक देश तथा प्रमुख उत्पादन केंद्रों की सूची आपने देखी। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी झारखंड में। और भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना कब की गई थी? 1885 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में प्रथम जूट कारखाना स्थापित किया गया था। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये फूलपुर उत्तर प्रदेश में है। और वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में पहला सूती वस्त्र कारखाना भारत का स्थापित किया गया था।
भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ये कागज उद्योग है। और पेट्रो रसायन या पेट्रोकेमिकल उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? जामनगर, गुजरात में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में स्थापित प्रमुख कारखाने, तो ये लौह इस्पात के कारखाने हैं। पहला है कुल्टी, ये पश्चिम बंगाल में 1784 में स्थापित किया गया था। साकची झारखंड में 1907 में। हीरापुर पश्चिम बंगाल में है 1908 में। भद्रावती कर्नाटक में स्थित लौह इस्पात कारखाना था, ये 1823 में। और बर्नपुर पश्चिम बंगाल में 1937 में इस लौह इस्पात केंद्र के या कारखाने की स्थापना की गई थी। ये स्वतंत्रता से पूर्व भारत में स्थापित लौह इस्पात के कारखाने थे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। अब आइए देखते हैं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख सरकारी संस्थाएं। कुटीर उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954। लघु उद्योग बोर्ड दोस्तों 1954 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, ये है 1990 में। और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल जो रूरल बैंक्स थे, जैसे गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इस तरह के जो सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे 1975 में। अगला प्रश्न है, लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला और चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? तो ये 4:2:1 के अनुपात में होता है। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला और चूना पत्थर का अनुपात। दोस्तों, प्रथम औद्योगिक नीति, जो भारत की पहली औद्योगिक नीति है, उसकी घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1948 में की गई थी। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। और किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? बंगलुरु को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। और सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? रानीपेट, तमिलनाडु में। यहाँ पर आइए देखते हैं 10 महारत्न कंपनियां। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महारत्न कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें उत्पादन, निवेश और जो जमा पूंजी है या लगी हुई पूंजी है, उसमें निवेश की गई पूंजी है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण सीमा होती है, बड़ी सीमा, जिसके लिए वे कंपनियां स्वतंत्र होती हैं। देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, ये 1964 में इंडियन ऑयल की स्थापना हुई और 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी 1975 में स्थापना हुई थी। 2010 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी 1956 में ये स्थापित हुआ था। 2010 में इसको महारत्न का दर्जा मिला। और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मुख्यालय देहरादून में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। 2010 में महारत्न का दर्जा मिला और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL, ये 1975 में स्थापित हुई थी। 2001 में कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और 2013 में महारत्न का दर्जा इसे प्राप्त हुआ। भेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल 1984 में स्थापित इस संस्था को 2013 में महारत्न का दर्जा मिला। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1977 में स्थापित किया गया था। 2017 में महारत्न का दर्जा मिला और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL का मुख्यालय मुंबई में है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड 1989 में स्थापित हुआ था। 2019 में महारत्न का दर्जा दिया गया और गुरुग्राम, हरियाणा में इसका मुख्यालय है।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL 1974 में स्थापित किया गया था। 2019 में इसे महारत्न का दर्जा मिला और HPCL का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला है भारत में प्रमुख उद्योग और उनके प्रमुख केंद्र। तो देखिए, सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग। दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में हैं। रेशम उद्योग जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु में। ऊनी वस्त्र उद्योग, दोस्तों इसमें कर्नाटक, बंगाल और जम्मू कश्मीर प्रमुख हैं। कृत्रिम वस्त्र, इसमें मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। जूट उद्योग के प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार में हैं। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में विस्तृत है। सीमेंट उद्योग, दोस्तों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। शीशा उद्योग में पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र प्रमुख केंद्रों में शामिल हैं। अगला है कि पीतमपुरा मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यह है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। और पंजाब में कौन सा उद्योग या कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए है? तो यह है लुधियाना। महारत्न कंपनियों के बाद आइए देखते हैं 14 नवरत्न कंपनियों के बारे में। तो नवरत्न कंपनियां महारत्न कंपनियों से थोड़े कम अधिकार प्राप्त करती हैं। इनके निवेश की सीमा भी महारत्न से कम होती है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड RECL, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, भारत नौवहन निगम, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कंपनियां नवरत्न कंपनियों में शामिल हैं। अगला देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज या न्यूज़पेपर वाला जो पेपर होता है उसकी प्रथम मिल 1947 में स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता के वर्ष में ही यानी 1947 में मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। अब आइए देखते हैं जनसंख्या और नगरीकरण यानी पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो दोस्तों, जनगणना भारत में संघ सूची का विषय है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई हैं? तो 7। और दुनिया की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? ये है 17.5%। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी और 2011 में भारत में जो है 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह है बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है? ये है 17.64%। पुरुषों की कुल जनसंख्या जनगणना के अनुसार कितनी है? तो ये 62.32 करोड़ है। और महिलाओं की कुल जनसंख्या 58.75 करोड़ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी 19.98 करोड़ यानी 20 करोड़ के लगभग है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य ये सिक्किम है, जहां पर मात्र 6.10 लाख जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश
दिल्ली है 1.6 करोड़। और भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का क्रम अवरोही रूप में क्या है? तो दोस्तों सबसे अधिक नगरीकृत गोवा है 62.1%, उसके बाद मिजोरम 52%, तमिलनाडु 48.4% तीसरे स्थान पर है। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तमिलनाडु में। और पुरुष साक्षरता भारत में कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता 82.14% है। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? दंतेवाड़ा में। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, तो 1911 से 1921 जो ये वर्ष था, ये दशक था, उसमें जन्म वृद्धि नकारात्मक -0.31 रही थी, इसलिए यह वर्ष बृहद महान विभाजक वर्ष कहलाता है। तो याद रखिएगा 1911 से 1921 का दशक बृहद विभाजक वर्ष कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है 64.47 हजार। और कुल साक्षरता भारत की कितनी है? ये 73.04% है। भारत में महिला साक्षरता 65.46% है। और सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है, जिसकी साक्षरता दर 94% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य भी केरल है, 96.11% लोग साक्षर हैं। और महिला साक्षरता दर केरल में ही सर्वाधिक है, जहां पर 92.1% महिलाएं साक्षर हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार, 61.80% साक्षरता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। तो याद रखिएगा मेघालय राज्य में स्त्री पुरुष साक्षरता दर में सबसे कम अंतर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार में है 71.20%। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी बिहार है, जहां पर महिलाओं की साक्षरता मात्र 51.5% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है 91.85%। और भारत में कुल लिंगानुपात कितना है? तो ये है 943 महिला पर प्रति 1000 पुरुष, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर भारत में जो महिलाओं की संख्या है वो 943 है। इसको की लिंगानुपात भी कहा जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ये केरल है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहां पर जो लिंगानुपात है 878 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 919 प्रति 1000 है। दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्रकार से देखा जाए तो विरोधाभासी तथ्य है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में जो शिशु जनसंख्या है, यानी 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या है, उसका प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम है। अब आइए देखते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो इस चार्ट के अध्ययन द्वारा आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख सकते हैं। इसका PDF आपके पास रहेगा, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाल दूंगा, वहां से आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण देखिए उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या सर्वाधिक है। और राज्यों का क्रम देखा जाए जनसंख्या के आधार पे तो सबसे अधिक यानी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र का स्थान दूसरा है, बिहार तीसरे स्थान पर और पश्चिम बंगाल चौथे तथा आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर आता है जनसंख्या के संबंध में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसकी जनसंख्या देखिए 19,98,12,341 यानी 19.98 करोड़ जनसंख्या थी भारत उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या। और 10 की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की 20.09% रही है। यूपी का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और लिंगानुपात जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम है। राष्ट्रीय औसत 943 है, जबकि यूपी का लिंगानुपात 912 है। और यहाँ पर साक्षरता दर कुल साक्षरता दर 67.4
6.8% रही है। तो इस प्रकार से अगर जो देखेंगे तो कुछ तुलनात्मक तथ्य आपको मिल जाएंगे। जैसे बिहार में साक्षरता दर, बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 थी और 10 की वृद्धि दर बहुत अधिक है, 25.07%। जनघनत्व 1106। जनघनत्व के मामले में जो बिहार है इसका जनघनत्व सबसे अधिक है और लिंगानुपात 918 तथा सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है 61.80%। तो इस प्रकार से इस चार्ट के माध्यम से आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है देश में राज्यों में जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है जबकि सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। अब आइए देखते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारत के उत्तर पूर्वी और हिमालयी क्षेत्रों में कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? तो ये समूह है मंगोलायट। दोस्तों, मंगोलायट समूह जो है भारत के उत्तर पूर्वी और हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो ये है आद्य ऑस्ट्रेलायड प्रजाति जो है इससे संबंधित है भारत की संथाल जनजाति। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ये है भील जनजाति। और देखिए यहाँ पर राज्य और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जनजातियां। अरुणाचल प्रदेश में आपतानी, डफला, मिसमी, सिंगफो और अयोर जनजातियां हैं। नागालैंड में नागा, कोन्याक, सेमा, गारो, कचारी, कुकी, मिकिर और अंगामी और नागा ये नागालैंड की हैं। मणिपुर में अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारो और मैको जनजातियां। मिजोरम में मोजो, लाखेर, पाबी, चकमा, गारो और कुर्की। मेघालय में देखिए दोस्तों खासी, गारो, मिकिर, जयंतिया, हाजंग, हमार, लाखेर और सितिंग जनजातियां। त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजाति, मोंग, रियांग, हलाम, लुसाई, ओरांग, उचई और जमातिया। असम में चकमा, डिमासा, हाजिंग, सिथिंग और लालुंग। अंडमान निकोबार में बहुत ही महत्वपूर्ण है सेंटिनेलीज, ओंग, जारवा और सेम्पेन। लक्षद्वीप में मालमिस। सिक्किम में लेपचा, भूटिया और शेरपा। पंजाब में सांसी जनजाति। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर, मौन, चांगपा, बाल्टी और गद्दी। हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी क्षेत्रों में गद्दी जनजाति है किन्नौर, जाद, गुज्जर, पंगवाली और स्वांगला। छत्तीसगढ़ में अगारिया, धरवार, कमार, कोडाकू, मुंडा, खरिया और सौर। उत्तराखंड में देखिए जौनसारी, बुक्सा और भोटिया। उत्तर प्रदेश में थारू, अगारिया, बैगा, बुक्सा, गोंड और भूटिया जनजाति। संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं? तो संथाल जनजाति पूर्वी भारत में रहते हैं। और कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास या माइग्रेशन करती है? ये भूटिया जनजाति है। दोस्तों, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है, तो याद रखिएगा गद्दी हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा अन्य जनजातियों का क्रम देखें तो पश्चिम बंगाल में भूमिज, असुर, हो, कोरा, लेप्चा और ओरांव। मध्य प्रदेश में भील, अगारिया, कोल, कारकू, बैगा और गोंड। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया, बंजारा, बांगड़ी और भटोलिया। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव, कोरवा, खरिया, माल पहाड़िया और असुर जनजाति। महाराष्ट्र में देखिए बरदा, बावचा, भुजिया, बिरहुल, धनवार, धोटिया और थोटो, भील, कोल और बरली। गुजरात में भील, बंजारा, बरदा, बारली, खारी, धोड़िया, कोकना, कोलो, पटेलिया, पोमला और चारण। कर्नाटक में बरदा, चेचू, मालासार, मालेरू, टोंडा, शोलगा, रधावा, पनियन और कोदागू जनजाति। आंध्र प्रदेश में चेचू, लवांडा, यानड, यालिस, बगाता और धुलिया जनजाति। केरल में जो महत्वपूर्ण जनजातियां पाई जाती हैं उसमें मोपला,
अलार, आदियान, कुरुम्बा और उराली कादर। तमिलनाडु में टोडा, कोटा, इरूला और बड़गा जनजाति। दादर और नगर हवेली में बरली, कथोडी, कोकनी। और बिहार में बैगा, असुर, खोंड, उराव, बिरहोर और बेदिया। उड़ीसा में भूमिज, खांड, गोंडिया, कोल और कोरा। दमन और दीव में धोटिया, सिद्दी, बरली और दुबला तथा गोवा में धोठिया और बरली जनजातियां। वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हर्बर्ट रिजले के द्वारा। ओपोर, तीपी और अंडी नामक विवाह प्रथाएं किस आदिवासी समूह में प्रचलित हैं? तो दोस्तों ओपोर, तीपी और अंडी ये विवाह प्रथाएं हो जनजाति में प्रचलित हैं। और भारत की सर्वाधिक प्राचीन या आद्य जनजाति कौन सी है? ये है जारवा जनजाति। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली सोमपेन, सेंटेनेलीज, ओंगे और जारवा जनजातियां विलुप्त की स्थिति में हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? यह है जौनसारी। दोस्तों जौनसारी और टोंड जनजाति जो तमिलनाडु में रहती हैं उसमें बहुपतित्व प्रथा पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? ये नीलगिरी यानी तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। टोडा और जौनसारी जनजातियां जो हैं इसमें बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है। बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? गारो पहाड़ी में। गारो जनजाति मेघालय की पहाड़ियों में निवास करती है। दोस्तों खासी और गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। झूमिंग कृषि यानी कर्तन और दहन कृषि जो है वो करने वाली जनजाति कौन सी है? ये है खासी जनजाति जो झूमिंग कृषि करती है। वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को पर्टिकुलरली वल्नरेबल एंड ट्राइबल ग्रुप्स का दर्जा दिया गया है, यानी इन जनजातियों को जो है अति संवेदनशील माना गया है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कुरुम्बा। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति में है? तो थारू में है। यहाँ पर देखिए शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य। तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में है जो है 1,53,16,784। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर उड़ीसा, चौथे पे राजस्थान और 5वें स्थान पर गुजरात है। सर्वाधिक और न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार। तो सबसे बड़ा जो जनजाति समूह है वो भील है 1.26 करोड़। दूसरे स्थान पर गोंड 1.08 करोड़ और तीसरे स्थान पर संथाल है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी जनजाति समुदाय भील, उसके बाद दूसरे स्थान पर गोंड, तीसरे स्थान पर संथाल, फिर मीणा, नायकड़ा, उरांव और सुगाली का स्थान आता है। अनुसूचित जातियों के बारे में देखिए दोस्तों, गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जाति के लिए, गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था। इसको महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द दिया था। और सबसे पहले अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था। तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, इसमें से शेड्यूल्ड कास्ट प्रयोग जो है इसका प्रयोग साइमन कमीशन ने पहले किया था। आइए देखते हैं भारत की महत्वपूर्ण या भारत की संकटग्रस्त जातियां, जो वल्नरेबल जो जातियां हैं, ट्राइब्स हैं उसमें। तो तमिलनाडु में जो संकटग्रस्त जनजातियां हैं उसमें कोटा, टोडा और उराली हैं। लेपचा सिक्किम में, कवरड़ा छत्तीसगढ़ में, राजी उत्तराखंड में और ओंगे, जारवा और सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार की संकटग्रस्त जनजातियां हैं। यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2, विवाह का स्वरूप और जनजाति। परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति में, हरण विवाह गोंड जनजाति में, परीक्षण विवाह भील में, सेवा विवाह खासी और थारू में, दूध लौटवा विवाह गोंड, राजी खुशी विवाह हो जनजाति में, चुटकुट्टा विवाह थारू जनजाति में और प्रेत विवाह न्यूर जनजाति में प्रचलित है। दोस्तों जनजातियों के शोषण से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष अधिनियम बनाए गए हैं।
इनमें महत्वपूर्ण है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जिसको कि 1976 में संशोधित किया गया था, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976 तथा बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। यहाँ पर आइए देखते हैं विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजातीय समूह। तो द्वीप समूह, जनजाति और प्रजाति। लघु अंडमान में ओंगे जनजाति पाई जाती है जो निग्रिटो प्रजाति की है। सेंटिनेल द्वीप पर सेंटिलीज जनजाति जो निग्रिटो समूह की है, निग्रिटो प्रजाति की। मध्य और दक्षिण अंडमान में जारवा जनजाति है जो कि निग्रिटो प्रजाति की है दोस्तों। स्ट्रेट द्वीप पर महा अंडमानीज हैं, निग्रिटो प्रजाति से संबंधित हैं। और ग्रेट निकोबार में सोम्पेन नेग्रोआइड हैं और ग्रेट निकोबार में निकोबारी जनजाति ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति दोस्तों, अनुसूचित जाति, जैसे अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग साइमन कमीशन ने किया था, तो जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा को आदिवासियों का पितामह कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था और अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था। एक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। यहाँ पर कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अब आइए देखते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो इसमें आप देखिए कि राज्य हैं और उनकी स्थापना, उनकी राजधानियां हैं, क्षेत्रफल कितना है, कुल जिलों की संख्या तथा प्रमुख भाषाएं, इनके बारे में हम देखेंगे। बिहार है, बिहार की स्थापना 31 मार्च 1936 को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ पर जो कुल जिले हैं 38 हैं और हिंदी और उर्दू मुख्य भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 लखनऊ राजधानी है। 75 जिले यहाँ पर हैं। हिंदी और उर्दू प्रमुख भाषाएं हैं। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में उर्दू को 1989 में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 जनवरी 1936 को की गई थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिया यहाँ की प्रमुख भाषा है। तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। चेन्नई राजधानी है और तमिल भाषा तमिलनाडु में है। असम की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को। दिसपुर इसकी राजधानी है और यहाँ पर 33 जिले हैं। असमिया, बोडो और कार्बी प्रमुख भाषाएं हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना देखिए भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसकी राजधानी अमरावती है और तेलुगु और उर्दू प्रमुख भाषाएं हैं। राजस्थान 30 मार्च 1956 को गठित हुआ था। जयपुर राजधानी है। 33 जिले हैं और हिंदी और राजस्थानी प्रमुख भाषाएं हैं। कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ था। बंगलुरु इसकी राजधानी है और कन्नड़ भाषा बोली जाती है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को। तो याद रखिएगा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन सभी चारों राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, कन्नड़ इसकी भाषा है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मलयालम भाषा है। और मध्य प्रदेश की स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी भोपाल है और हिंदी मुख्य भाषा है। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। कोलकाता राजधानी है। यहाँ पर 23 जिले हैं और बांग्ला प्रमुख भाषा है। गुजरात की स्थापना, गुजरात और महाराष्ट्र, याद रखिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, प्रमुख भाषा गुजराती है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मराठी प्रमुख भाषा है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और हिंदी और अंग्रेजी और हिंदी यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं।
पंजाब पंजाब और हरियाणा दो राज्यों की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की भाषा पंजाबी है और हरियाणा की मुख्य भाषा हिंदी है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को की गई थी। इसकी राजधानी शिमला है और हिंदी, डोगरी और पहाड़ी यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। मणिपुर का स्थापना दिवस 20 जनवरी 1972 है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुरी भाषा यहाँ पर प्रमुखता से बोली जाती है। मेघालय की स्थापना मेघालय और त्रिपुरा, दोस्तों दो राज्य हैं मेघालय और त्रिपुरा, इनका स्थापना दिवस 21 जनवरी है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। इसकी राजधानी शिलांग है। खासी, पनार, गारो और अंग्रेजी प्रमुख भाषाएं हैं। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972, अगरतला इसकी राजधानी है और बंगाली, कोकबोरोक और अंग्रेजी त्रिपुरा की भाषाएं हैं। सिक्किम, इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1975 को की गई थी। सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है। अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया और नेपाली सिक्किम की प्रमुख भाषाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई थी। ईटानगर इसकी राजधानी है। अंग्रेजी, न्यासी, मोनपा और मिजी प्रमुख भाषाएं हैं। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और मिजो अंग्रेजी और हिंदी प्रमुख भाषाएं हैं। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को की गई थी। पणजी इसकी राजधानी है और कोंकणी राजभाषा है तथा मराठी अन्य भाषा में है। छत्तीसगढ़ की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 2000 को की गई थी। रायपुर राजधानी है और यहाँ पर हिंदी और छत्तीसगढ़ी प्रमुख भाषाएं हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को गठित किया गया था। इसकी राजधानी देहरादून है। हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी प्रमुख भाषाएं हैं। झारखंड 15 नवंबर 2000 को इसकी राजधानी रांची है और हिंदी प्रमुख भाषा है तथा सबसे नया जो राज्य है वो नवगठित राज्य है तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना की स्थापना हुई। इसकी राजधानी हैदराबाद है और तेलुगु और उर्दू तेलंगाना की प्रमुख भाषाएं हैं। दोस्तों 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त कराया गया था। यानी 19 दिसंबर 1961 से पहले गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। राज्यों के बाद आइए देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश और उनसे संबंधित तथ्य। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और हिंदी, अंडमानी निकोबारी, बांग्ला, तमिल, मलयालम और तेलुगु प्रमुख भाषाएं हैं। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। राजधानी चंडीगढ़ है और हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी प्रमुख भाषाएं हैं। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप इन दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 को बनाया गया। राजधानी दमन है और गुजराती और हिंदी प्रमुख भाषाएं हैं। लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। कवारत्ती राजधानी है और जयसरी महल और मलयालम इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। दिल्ली की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। इसकी राजधानी दिल्ली है और हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी प्रमुख राजभाषाएं हैं। पुडुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954। पुडुचेरी राजधानी है और तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु और मलयालम तथा फ्रेंच पुडुचेरी की प्रमुख भाषाएं हैं। 7वां केंद्र शासित प्रदेश देखिए सबसे नवगठित केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अगर जो नवगठित के स्थान पे देखा जाएगा तो 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को 26 जनवरी 2020 को घोषित किया गया है। 7वां जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर राज्य को 370 अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी राजधानी श्रीनगर है। उर्दू, डोगरी और कश्मीरी प्रमुख भाषाएं हैं। लद्दाख की स्थापना भी 31 अक्टूबर 2019 को की गई। इसकी राजधानी लेह है और लद्दाखी, उर्दू और अंग्रेजी प्रमुख भाषाएं हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। और चंडीगढ़, दोस्तों चंडीगढ़ शहर भारत का एक नियोजित शहर है। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजिए द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला और नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य कौन सा है? यह है बिहार। और देखिए असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? असम दोस्तों, असम की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा हैं। पाट अंचल कहाँ स्थित है? झारखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? गाजियाबाद में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? ये दिल्ली है। और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? कर्नाटक और तमिलनाडु को। और वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो है 28 हैं, राज्य जो हैं 28 हैं। छत्तीसगढ़ की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? ये 7 राज्यों को। और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? 1956 में। देश का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? तो दोस्तों केरल है। और हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? ये है शिमला। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं? तो कुल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है? दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में थे। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी या ऑटोनॉमस स्टेट के रूप में किया गया था। तो दोस्तों मेघालय का जो गठन है 2 अप्रैल 1970 को असम के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी जो है क्षेत्र के रूप में किया गया था। अब आइए देखते हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों से संबंधित प्रश्न, यानी रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया। भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र, इसका नाम क्या था? तो ये 1984 में स्थापित किया गया था। दक्षिण गंगोत्री नाम था भारत के प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। तो दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। अंटार्कटिका में जो तीसरा भारतीय शोध केंद्र था उसकी स्थापना कब की गई थी? 2012 में, और इसका नाम भारती था। तो दोस्तों जो भारत के अंटार्कटिका शोध केंद्र थे गंगोत्री, मैत्री और भारती, आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। भारत चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटक में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर स्थापित है? ये गुजरात के आनंद में स्थापित है। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद, जो कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य में है, वहाँ पर स्थित है। उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन हिमाचल प्रदेश में है। सस्य वानिकी या क्रॉपिंग फॉरेस्ट्री राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? झांसी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ये कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य से संबंधित है, जो कि भोपाल में स्थित है। तो याद रखिएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है?
हैदराबाद तेलंगाना में, और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में, और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर देखिए एक चार्ट में भारत के प्रमुख जो संस्थान है, इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनको दिखाया गया है। तो एक बार हम एक रीडिंग कर लेते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में, केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता, केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र यानी इकोलॉजी सेंटर बंगलुरु में, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी इंडियन सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय देहरादून में है, और भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थापित है। इसी प्रकार दोस्तों भारतीय चुंबकीय संस्थान मुंबई में है आपका, भारतीय खगोल संस्थान बंगलुरु, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में, डीजल लोकोमोटिवर्स वाराणसी में, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, भारतीय सुरक्षा प्रेस ये नासिक में है, और उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी ये नागपुर में स्थित है। दोस्तों केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भावनगर गुजरात में स्थित है। अब आइए देखते हैं प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों यानी सेस्मिक रिस्क जोन में विभाजित किया गया है? तो ये 4 क्षेत्र हैं। भारत को इतने 4 भूकंपीय जो है रिस्क क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो ये है कर्नाटक पठार, जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। जो 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उसमें देखिए जोन 4 जो सबसे तीव्र अधिक तीव्रता के यहाँ भूकंप आ सकते हैं 9 रिक्टर पैमाने पर 9 या इससे अधिक। ये उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का कुछ भाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। ये कुल क्षेत्र का 12% है। जोन 4 जो है वो अति तीव्र यानी 8 रिक्टर पैमाने पर 8 मापक के जो है भूकंप आने की संभावना इन क्षेत्रों में है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब, बिहार, पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग और दिल्ली, ये कुल क्षेत्र का 18% है। तीसरा जोन मध्यम तीव्रता का है, जहां पर 7 तीव्रता के भूकंप केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। जो जोन तृतीय है या मध्यम तीव्रता का क्षेत्र है, ये 27% क्षेत्र को कवर करता है। और जोन 2 जो कम तीव्रता के भूकंप से संबंधित है, यहाँ पर 6 या उससे कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। इसमें देश का लगभग 46% हिस्सा शामिल है। तो कुल मिलाकर ये कुल क्षेत्र का 43% है।
तो ये था देश के भूकंपी क्षेत्र का वर्गीकरण, जिसके आधार पर पूरे देश को 4 भूकंपी क्षेत्रों में बांटा गया है। जोन 2, 3, 4 और 5। तो सबसे अधिक जो तीव्र जोन है वो जोन 5 है। जोन 4 अति तीव्र के अंतर्गत है। तृतीय जोन मध्यम तीव्रता का है और जोन 2 कम तीव्रता का है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? ये पूर्वी क्षेत्र है। और भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु में। दोस्तों, भारत में जो बाढ़ क्षेत्र है उसके अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आते हैं। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन है? बिहार और असम। और ज्वालामुखी उद्गार में से कौन से पदार्थ निकलते हैं? ये लावा, राख, जलवाष्प और गैस, ये पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी उद्गार से। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। भारत के अंडमान द्वीप क्षेत्र में कुछ ज्वालामुखी हैं। बैरन द्वीप, दोस्तों अंडमान सागर में स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रखिएगा, बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है अंडमान सागर में है और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम, ये भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और बारातंग, यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? लातूर, महाराष्ट्र में। और भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र यानी सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। वर्ष 2007 से भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली आरंभ की है। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? तो ये थी मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस। अब आइए देखते हैं विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय जो हैं वो देखिए, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं हैं उसके लिए नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। सूखा के लिए कृषि मंत्रालय। विमान दुर्घटनाओं के लिए नागर विमानन मंत्रालय। रेल दुर्घटनाओं का नोडल मंत्रालय रेल मंत्रालय है। रासायनिक आपदाओं के लिए पर्यावरण मंत्रालय। जैविक आपदाएं जो हैं उनके लिए नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय है। और नाभिकीय दुर्घटनाओं के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग नोडल मंत्रालय है। दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM की स्थापना 1982 में भोपाल में की गई थी। अब आइए देखते हैं मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस। कौन सी नदी हिमालय से तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? यह है सतलज नदी। भारत के किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? धारवाड़ तंत्र। और दोस्तों, एगमार्क जो है AG से एग्रीकल्चर और MAR के जो चिन्ह है, एगमार्क चिन्ह जो है खाद्य उत्पादों या कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का मानक होता है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? यह है जंगली भैंसा। और द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में है। और देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर पाया जाता है? ये गुजरात में है। मणिपुर को लोकटक झील में गाद और वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में फुमडिस कहा जाता है। फुमडिस मणिपुर की लोकटक झील में गाद और वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीप हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? ये गोंड जनजाति समूह है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ये था अप्सरा। और देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ठाणे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ये है जांजगीर चांपा। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। नीरी यानी नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? तो ये रेडियल या अरीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं दक्षिण भारत की नदियां। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदी नंदीराज, नारंगी, कोटरी और निम्ब्रा हैं।
अगला प्रश्न है गन्ना यानी शुगर केन के उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक और चौथे स्थान पर तमिलनाडु है। तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये मध्य प्रदेश में होता है दलहन का सर्वाधिक उत्पादन। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? ये नर्मदा पर है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी? दोस्तों ये था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई थी। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है यानी गुलाबी शहर? जयपुर को। और सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। दोस्तों दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। सिक्किम दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य है और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त करने वाला राज्य भी घोषित किया गया है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को। और छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर प्रचलित है? तो ये रायगढ़ में है। यूपी स्पेशल से एक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? दंतेवाड़ा में। और जंगल महल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो ये है बांग्ला। हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। खासी जनसमुदाय किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ये आस्ट्रिक भाषा समूह से संबंधित हैं खासी जनजाति। दोस्तों छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसा जिला धनबाद है। ये खनन उद्योग के विकास और औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद ये आपके झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य राजस्थान है। यहाँ पर देखिए राज्य और एनसीआर में शामिल जिले। एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो जिले शामिल हैं जिन राज्यों के, हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी, ददरी, नूह, जींद और करनाल के जिले। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर तथा शामली तथा राजस्थान के अलवर और भरतपुर ये एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। तो प्रश्न पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों के जिले जो हैं वो एनसीआर में शामिल हैं, तो हरियाणा, यूपी और राजस्थान के जिले जो है एनसीआर में शामिल हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न और भारत का भूगोल आज समाप्त हो जाएगा। तो इसमें अंतिम प्रश्न है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। तो ये था आज का वीडियो और भारत का भूगोल खंड अब यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।